रंगों की अपनी माया है, रंगों की अपनी काया है, रंगों की एक नई आभा है, रंग क्या काशी क्या काबा है। दोस्तों, रंग बड़े मायावी होते हैं, लाल, पीला, हरा, बैगनी, और ये रंग अपने पीछे जो सत्य है उसको कहीं ना कहीं छिपा लेते हैं। तो जब हमने अपने नए चैट शो ब्लैक एंड व्हाइट की परिकल्पना की तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके सामने रंगों से परे जो सच है, जो सत्य है, सिर्फ उसको लेके आपके सामने आए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जो सत्य होता है वो होता है या काला या सफेद। तो मेरे इस नए चैट शो में जो आपके सामने TGIF लेके आया है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि इस चैट शो में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिनका नाम है यामिनी सिंह। Hi, my name is Yamini Singh. I am an actor, I am a writer, trying to be an entrepreneur, but a warning, I speak my mind. I'm coming to you on a show hosted by Amit Shankar and presented by the Great Indian Literary Festival called Black and White. So no red, no violet, no pink, no blue. It's black and white. अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके पैनल में आपके साथ डिस्कशन में बैठूं। ये तो जैसा आपको पता है, शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है। हम पॉलिटिकली सही सवाल नहीं पूछेंगे और हम ऐसी आशा और मंगल कामना करते हैं कि आप भी सच का दामन थाम के ही चलेंगी और पॉलिटिकली करेक्ट जवाबों से बचेंगी। चलिए, सबसे पहला सवाल जो आपके काम से संबंधित, दुनिया बदल गई यामिनी। हम जहाँ पे वो घर बदल गए, वो गाड़ियाँ बदल गई, वो ऑफिस बदल गए, वो सोच बदल गई, वो कपड़े बदल गए, देश बदल गए, समाज बदल गए, लेकिन हमारे देश में जो एक चीज नहीं बनी वो है टीवी चैनल का रिग्रेसिव शो। जो सास बहू का नाटक 20 साल पहले से चल रहा था, सास बहू के रिश्ते आज की तारीख में बहुत बहुत अलग है और बहुत वेरीड है। आपको कैसा लगता है जब आप जैसी प्रगतिशील विचार की महिला इस तरह के रिग्रेसिव वर्टिकल में काम करती है? आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं जो एफर्ट कर रहे हैं प्रोग्रेसिव करने का, और उसके सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई शो नहीं करूंगी और कॉन्शियसली एफर्ट करती हूँ कि मैं ऐसा कोई शो नहीं करूंगी जिसमें कि रिग्रेसिव थॉट हो। इस समय भी मैं शो कर रही हूँ, वो अपने आप में इतना प्रोग्रेसिव है, जिसका नाम कभी कभी इत्तेफाक से है, जो स्टार प्लस पर है। हमारा शो ही है, उसमें एक लड़की है जिसकी एक सोच है। हाँ, वो बहुत प्रिविलेज्ड खानदान को बिलोंग करती है, हम लोग एक मध्यम वर्गीय तबके के परिवार को बिलोंग करते हैं, पर उसकी सोच कहीं भी, मतलब वो ये स्टैंड करते हैं कि हम अपनी सोच में ये क्यों लाएं कि जो भी रूढ़िवादी चीजें हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ऐसा नहीं है। और अगर हमारे शो के जरिए जो मेन प्रोटैगनिस्ट, लड़की मेन प्रोटैगनिस्ट है, लड़का मतलब दोनों है, जो लड़की है वो अगर ये कह रही है कि ऐसा है, तो वो अपने आप में एक सोचा, मेरा अपना डायलॉग है कि हमारे लिए लड़की पूजनीय। हमारे शो में वाकई में ये एक एपिसोड हो चुका है जिसमें कि घर की लड़की का कन्यादान हो रहा है, और जो घर की बुआ है जो ब्याही नहीं गई है वो कन्यादान में साथ देती है। सब मिलकर ये रिग्रेसिव है। अब देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि इस तरह के शो कभी कभी इत्तेफाक से ही बनते हैं और ये भी बताया गया कि एक्टिंग के साथ साथ आपको कविता लिखने का बहुत शौक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया गया कि आपकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम में हुई है, लेकिन कविताएं जो आप करती हैं वो आप हिंदी में करती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर आप मुझे एक दो कविता हमारे आप श्रोताओं के साथ शेयर करें। तो पहले तो कविता जिसका शीर्षक है कुछ समझ में नहीं आता। या तो आप कह लो, या तो आप कह लो, या तू तड़ाक पर आ जाओ, ये तुमसे रिश्ते कुछ समझ में नहीं आते। या तो रेशम सा लपेट लो या छींट के, या रेशम सा लपेट लो या बिल्कुल ही कपास बना दो। या तो रेशम सा लपेट लो या बिल्कुल ही कपास बना दो, ये छींट के पर्दे कुछ समझ में नहीं आते। बहुत सुंदर।
यादों में जिंदा हो, आंखों से ओझल हो, ये चुप्पी के बहाने कुछ समझ में नहीं आते। या सुबह की धूप हो या रात के अंधियारे कर दो, या सुबह की धूप हो या रात के अंधियारे कर दो, ये संध्या के बुझे से सितारे कुछ समझ में नहीं आते। आखिरी की 2 पंक्तियां हैं। दोष चलो मेरा ही सही तो लड़ लो ना, दोष चलो मेरा ही सही तो लड़ लो ना, झगड़ लो ना मुझसे, यूं परायों से गले मिलते कुछ समझ में नहीं आते। बहुत सुंदर। जब इस सोच की एक्टर जब एक बहुत फिक्स्ड फॉर्मेट के जब स्टोरी टेलिंग में जब पार्टिसिपेट करती है, उसका कंट्रीब्यूशन उस स्टोरी टेलिंग में कितना होता है? एज एन एक्टर तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लेखक अपने सोच के हिसाब से लिखता है, उसका एक मैक्रो विजन होता है। ये दोनों, जो आपका पिछला सवाल था और ये सवाल, दोनों मिले जुले हैं। जी जी। मैं उनका जवाब देना चाहूंगी कि सर रिचर्ड एटनबरो एक बड़े नामचीन कलाकार रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक्टर को बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, उसे सेंसिटिव होने की जरूरत है, ताकि वो क्योंकि अगर एक एक्टर इंटेलिजेंट होता है तो उसका अस्तित्व, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है एज अ पर्सन, और वो कैरेक्टर में छलकता है। अगर आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत इंटेलिजेंट हूं ना, और मुझे एक गरीब बेचारी अबला नारी बनना है, तो वो मैं ना बन पाऊंगी। लेकिन अगर मैं सेंसिटिव हूं तो मैं उस कैरेक्टर में ढल जाऊंगी। तो वो जो अब आपका जो दूसरा सवाल है कि एक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, अगर मैं सेंसिटिव हूं तो मैं उसमें छोटे छोटे नुआंसेस डालूंगी इस तरीके के कि वो मैं बन जाऊं, वो फिर यामिनी सिंह ना रहे, वो कैरेक्टर बन जाए जो आगे पीछे के जो किरदार हैं उनके साथ बातचीत करे, अपने डायलॉग्स ना बोले। जैसे अभी हम लोग एक सीन कर रहे थे जिसमें जो हीरो है उसको हम डांट रहे हैं, तो घर का परिवार के सब सदस्य उसको डांट रहे हैं, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई रो रहा है, तो मैंने कहा मैं अलग क्या करूं, और मैंने उसको डांटने में व्यंग डांटा। सब बोल रहे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, और मैं बोलती अच्छा अब तुम ऐसा करोगे। और जो सार्केज्म चुभता है एक दूसरे फैमिली के व्यक्ति को, वो डांटना और गुस्सा करना या रोना इतना ज्यादा ना दुख दे। तो वो मेरा इनिशिएटिव था, वो मेरा थॉट था, वो मेरा इनपुट था एक कैरेक्टर के लिए। एक लेखक ने तो लिख दी लाइन कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारी आंखें खोल दी, और मेरा उसमें टेक ये बन गया अच्छा तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। आज के जो एक्टर हैं वो आपको क्या लगता है, मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है, लगता है जिनको आपने कोट किया, जिन महाशय को, उनकी बात उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया कि लेखक का पढ़ा लिखा, एक्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नए क्रॉप के एक्टर्स सेंसिटिव हैं? क्योंकि जो रोल पोर्ट्रेल्स जो हम देखते हैं अपनी फिल्मों में या अपनी सीरीज, मैं सीरीज से बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, स्पेशली जो हम फिल्में जो हम देखते हैं, जो सीरीज जो आजकल चल रही है, सिर्फ डेप्थ की कमी है बल्कि सेंसिटिविटी की तो कमी बहुत ज़्यादा है। आपके विचार इस बारे में क्या है? इसके पहली बात तो ये, मैं जो एंडोर्स करती हूँ, और मैं जितने भी छोटे बच्चे मुझसे सवाल पूछते, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि पढ़ के आओ, लिख के आओ, सोच के आओ, लर्निंग करके आओ, ट्रेनिंग लेकर आओ, क्योंकि एक्टिंग की ट्रेनिंग है, ये एक प्रोफेशन है। ये नहीं है कि आपकी शक्ल अच्छी है, आप कपड़े अच्छे पहनते हो तो आप आकर कैमरा के सामने खड़े हो जाओगे। कोई सडनली उठकर ये नहीं बोलता आज मैं डॉक्टर बनना हूँ,
या मैं आज बिल्डिंग बना दूंगा, या मैं आज सड़कें बना दूंगा। तो लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि आज मैं एक्टर बन जाऊंगा। और दूसरी बात, आजकल बहुत जो इंस्टीट्यूट्स हैं, NSD है, FTII है, हमारा ड्रामा डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का है, जहाँ से मैंने पास आउट किया, जहाँ से मैं आई हूँ, मैं ये कहती हूँ कि नहीं, आजकल बच्चे बहुत पढ़कर, समझकर, सीख कर आ रहे हैं, बहुत सब। हाँ, कंटेंट का अगर कमी है तो आप उसको कितना ही क्या ही पोर्ट्रे कर ले, कंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक्टर उसमें अपना इनपुट डालता है। आप पढ़े लिखे समझदार एक्टर जो टेक्निक भी समझते हैं, जो खड़ा होना समझते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कैमरा के सामने खड़े होना जानते हैं? अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शोल्डर्स हैं, आपका एक एक बॉडी का पार्ट बोलता है, जो ये समझता है वो हटकर है और वो अलग है और वो आगे बढ़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत, मैं आपकी बातों से मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि हिंदी टेलीविजन और फिल्म जगत में अभी भी कहीं एक आस, एक आशा है। जानना चाहूँगा कि ये जो आपका बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है और आप कहाँ से आई हैं और वहाँ से चलते चलते यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही आर्मी रिलेटेड बैकग्राउंड है। मेरे ब्रदर अभी भी सर्व करते हैं आर्मी में। मेरे फादर ने 2 वॉर्स लड़ी हैं देश के लिए, और मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे पैटर्नल साइड के मेरे दादाजी के बड़े भाई थे, वो 1947 में रिटायर हो करके मेडिकल कोर्स से गांव में आकर उन्होंने डिस्पेंसरी खोली थी कि मैं अपने गांव के लोगों की सेवा करूं। मेरे नाना के बड़े ब्रदर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द हाईएस्ट ब्रिटिश ऑनर MC अवार्ड विनर है वो, फॉर द ऑफिसर्स, जिन्होंने घायल होने के बावजूद अपने देश के लिए लड़ाई की है, डटे रहे हैं। और आई एम वेरी प्राउड कि ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, वो अब नहीं है, ऑफ कोर्स काफी जल्दी चली गई वो, हम लोग छोटे थे। MA फिलोसफी की थी, तो हमारे लिए पढ़ाई का रुझान शुरू से इसलिए रहा क्योंकि हम उस जमाने में एक तो एडवांटेज ये था, टेलीविजन बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो एक ये आदत थी मेरे मदर की तरफ से कि हम लोग रात को पढ़कर सोते थे। मेरा ये मानना है कि ये मैंने अपने नाना से, अपने मदर से सीखा है कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें सोचना भी नहीं चाहिए। और मैं इसके बारे में, मेरा ये मानना है कि इफ यू डूइंग चैरिटी, डोंट कीप योर कैमरा एट होम। अच्छा। आप अगर किसी की भलाई करने जा रहे हैं, अपना कैमरा प्लीज घर में छोड़कर जाइए। तो ये जो आपका संदेश है, ये आप सोनू सूद तक क्यों नहीं पहुंचाती हैं? मुझे कोई हक नहीं बनता किसी को कुछ बोलने का, ये मेरी सोच है और मैं इसमें जो करती हूँ वो मेरा अपना काम। कोई और क्या करता है वो उनकी चॉइस है, वो मेरी नहीं है। और मैं एक बड़े प्रश्न पे आपको लाना चाहता हूँ, जो आजकल ये भाषा के प्रति एक द्वेष का भाव लोगों ने रखना प्रारंभ किया है। द्वेष, मुझको हिंदी का काकी नहीं आता है क्योंकि मैं I'm not very fluent in हिंदी। और ये वो लोग बोलते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जिनकी रोजी रोटी हिंदी बोलने से ही आती है। और स्पेशली अगर आप आजकल के बच्चों में देखें जो 10, 12, 14, 16 साल के हैं, तो माता पिता का ये बहुत जोर रहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी भाषा में ही बात करे। हिंदुस्तान जैसे देश में जो भाषा जिसको बांधता है, क्योंकि देखिए अगर भाषा का सूत्र हमारे पास नहीं हो तो इतने अलग अलग प्रांत हैं, इतने अलग अलग धर्म हैं, इतने अलग अलग तरह के रंग हैं, वो बिना भाषा के बंध नहीं सकते हैं। और जो कहानी किस्से हमको मिलते हैं अपने माँ से, अपने दादा से, अपने नाना से, वो मातृभाषा में ही मिलते हैं। तो अगर हिंदुस्तान जैसा विशाल देश अगर भाषा से कट जाएगा तो आपको क्या फ्यूचर दिखता है? हमारी सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया है, फिर से रिवाइव किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारी भाषा को सिर्फ हिंदी नहीं, संस्कृत बांधती है।
जी। हमारी देश को की अलग अलग जो भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल है, चाहे वो बंगाली है, या चाहे मराठी है, कहीं संस्कृत है, जो हमारी भाषाओं को जोड़ के रखती है। और मुझे हमेशा से ये लोगों की गलतफहमी दूर करनी, और थैंक यू आपका मीडियम मुझे मिल रहा है जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजी आपके मॉडर्न होने का भले ही एक तरीका हो सकता है, आपके पढ़े लिखे होने का तरीका नहीं हो सकता। इट इज अ लैंग्वेज, इट इज नॉट, ये एक भाषा है, ये आपके पढ़े लिखे होने का सूचक नहीं है। यूरोपियंस बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम जर्मन है तो जर्मन में बात करते हैं, फ्रेंच है तो फ्रेंच में बात करते हैं, हमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए हिंदी में बात करना अनिवार्य होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं। आप मॉडर्न हो सकते हैं पर आप पढ़े लिखे नहीं। अमेरिकन्स भी अंग्रेजी में बात करते हैं पर वो पढ़े लिखे कितने हैं? वो उनकी वो भाषा है, वो चाहे 10th पास हो या 7th पास हो, वो अंग्रेजी में ही बोलेंगे। हम क्यों ये बोलते हैं कि नहीं हमें तो अंग्रेजी में बात करना है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में। यामिनी जी, आपने कभी अपनी बात में एक बात कही कि जब आप राष्ट्रगान सुनती हैं, जब आप झंडा देखती हैं तो अपने आप में आंसू आते हैं। और ये एक हर भारतीय के साथ यही होना चाहिए। और अगर इससे कम कोई भी भाव आपके दिल में झंडे को या राष्ट्रगान को दे के आता है तो फिर वो मतलब ठीक बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपके आसपास के जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके मन में देश और झंडे और राष्ट्रगान के लिए जो भाव है वो बहुत हटके है? इस चीज का जवाब इसलिए नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं इंडस्ट्री के लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ। और मेरा जो मैंने अपने बेटे को संस्कार दिए हैं, और वो हम लोग चाहे वो कोई फिल्म देखने जाओ या कोई कहीं भी जाओ, चाहे वो 15 अगस्त हो 26 जनवरी हो, हम लोग इस चीज को मानते हैं। और आई मेक श्योर कि मेरा बेटा भी इन चीजों को माने। बाकी हमारी इंडस्ट्री आप जनरलाइज नहीं कर सकते। चलिए, मैं अपने प्रश्न को कॉर्पोरेट में हो हर जगह, इन चीजों को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं अपने प्रश्न को दूसरे तरह से आपके सामने रखता हूँ। यामिनी सिंह जो मुंबई में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनका देश के झंडे और राष्ट्रगान के प्रति उनके विचार क्या है? मेरा मन विभोर हो जाता है। मेरी आंखों से मेरे देश के प्रति जो इमोशंस हैं वो छलक कर आते हैं। आई एम वेरी प्राउड। मेरे लिए मेरा देश हिंदुस्तान सर्वप्रिय, सबसे ऊपर, सबसे पहले मेरा देश। हमारे माननीय मोदी साहब, पता नहीं मैं पॉलिटिकली बोल सकती हूँ कि नहीं इस माध्यम पे, बट थैंक गॉड अब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते हैं। हर बार जब प्रधानमंत्री जी लेह लद्दाख या किसी बॉर्डर पे जाते हैं, जहाँ मुझे पता है मेरा भाई जाके आ चुका है, जहाँ 40 किलोमीटर आपको इतनी बर्फ में चलकर जाना पड़ता है सिर्फ एक मोटरेबल रोड तक पहुंचने के लिए, वहां मेरा भाई खड़ा होता है। मैं क्यों ना बोलूं कि मेरा देश, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडियन आर्मी, सैल्यूटिंग माई इंडियन आर्मी। मैं एनसीसी में थी, इंडियन आर्मी विंग में थी। मेरे पास उनकी फोटोग्राफ्स हैं जब हम लोग 15 अगस्त को करते थे परेड। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ वो कम होगा शायद, क्योंकि जो वो करते हैं हमारे देश के लिए सबसे ऊपर है, वो शहीद होते हैं। मैं फिर रो पड़ूंगी, आई एम सॉरी। जब मैं जवानों की बात करती हूँ तो उसके ऊपर और कुछ नहीं है। एक तरफ तो आप हैं जो देश की बात करते करते उनकी आंख भी नम हो जाती है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा है खासतौर पे युवाओं का, पढ़े लिखे युवा जो मंच से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं इस जानना चाहता हूँ कि ये जो नवयुवक जो कैंपस में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनकी माओं से
कहाँ इनके लालन पालन में कमी हो गई या कहाँ कमी हुई होगी कि इन माओं के बच्चे इस देश में रहते हुए, इस देश से ग्रांट लेते हुए, इस देश से सारी सुविधाएं लेते हुए, इस देश की धरती पर खड़े होकर देश के खिलाफ मारते। तो मैं एक माँ का जो इसमें रोल है वो मैं आपसे समझ। एक औरत जब माँ बन जाती है ना तो वो और कुछ नहीं रहे, वो सिर्फ माँ हो। और मुझे नहीं लगता एक माँ कभी भी अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे सकती है। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ सोशल मीडिया ले लीजिए, इतनी जल्दी इंस्टिगेटिंग प्रोपेगेंडा वाली बातें फैल जाती हैं और जो यूथ है वो इतना इम्प्रेशनिस्टिक है। आप 10 बार एक बात बोलते रहेंगे, वो फोन पे देख रहे हो। आजकल 4-4, 5-5 साल के बच्चों को एक तो फोन दे देते। मेरे बेटे को मैंने फोन मुझे याद, मतलब वो बहुत बड़ा हो गया था, उससे पहले तक मैंने लैंडलाइन रखा। वो चक्कर ही नहीं था कि तुम फोन का इस्तेमाल करोगे और फोन में इंटरनेट पे जाओगे और उल्टी सीधी बातों को सुनोगे। दूसरी बात ये है कि मैं किसी भी तरीके के फंडामेंटलिज्म को एंडोर्स नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, और उसको ये मेरे सोच और विचारधारा के अगेंस्ट है। फंडामेंटलिज्म चाहे वो हिंदुओं का हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो या सिखिज्म का, किसी रिलीजन ने तोड़ना जो नहीं सिखाया है, सबने जोड़ना ही सिखाया है। अनफॉर्चुनेटली विचारधारा में बहते जा रहे हैं, देश के हित के खिलाफ है। और इसमें माओ का मुझे लगता है कि ये फंडामेंटलिस्ट थॉट का ज्यादा हाथ है। माँ कभी अपने बेटे को, भारत में तो माँ है, क्या वो ऐसे सपूतों को जन्म देती है, औलाद को जन्म देती है जो कपूत बन जाए? औलाद वो सोच होती है, माँ गलत नहीं करती। ये माओं के ऊपर ना करें। ये जो फंडामेंटलिस्ट हवाएं चल रही हैं ना सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, ये अच्छा नहीं। हमें इस चीज को कभी भी हवा नहीं देनी चाहिए, हमें इस चीज को कभी भी इंडोर्स। मैं अपने प्रश्न के दूसरे भाग पे आता हूँ। एक माँ होते हुए आपने ये कैसे इंश्योर किया कि आपका जो बच्चा है वो इस सारी हवाओं से दूर है? हम कभी इस चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हम बात करते थे इक्वालिटी की। मैं आज अगर एक बार कोई ऐसी बात कर भी दूं किसी भी चीज को लेकर के, तो मेरा बेटा खुद बोलता है, मम्मा आप ऐसी बात कैसे कर सकते? मैंने इक्वालिटी अपने बच्चे को सिखाई है। मैंने ये सिखाया कि सब बराबर हैं। तुम चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हम लोग एक डेमोक्रेसी में पले बड़े हैं। हमारे देश की बुनियाद, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हर एक को हक है एक दूसरे के बारे में, मतलब एक तो हक है अपने रिलीजन को फॉलो करने का, और दूसरा हक है दूसरा एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का। क्रिसमस है तो हमारे घर में ट्री भी बनता है, अगर ईद है तो हमारे घर में बिरयानी भी बनती है, और अगर गुरपुरब है तो दिया भी जलता है। और ये इस सोच के साथ मैंने अपने बच्चे को बड़ा किया है कि तुम इस चीज की बाकायदा रिस्पेक्ट करो जी। मेरी कविताओं में वही आता है, चाहे वो उर्दू हो, भाषा, रिलीजन पे आप, मतलब आप कलर पे, आप फ्रूट्स पे, आप फूलों पे देश को मत तोड़िए। आप गेंदा और लिली को आप हरे और गुलाबी को कीजिए। बिल्कुल ठीक बात। आपने अपनी बात में बात की समानता की, कि आप अपने बच्चे को समानता सिखाइए। समानता से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो जहाँ पे धार्मिक समानता की हम बात करते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे विश्व में बहुत ये जो हवाएं, जैसा आपने कहा, जो हवाएं चल रही हैं, तो समानता को बिगाड़ने में लगी हुई है। दूसरा, एक जो सोसाइटी में बहुत बड़ा टिप है वो है स्त्री और पुरुष के बीच के समानता। अब एक महिला की तरह जब आप एक फिल्म इंडस्ट्री जैसे वर्टिकल में इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो जैसा हमने सुना है, पढ़ा है, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, कि फिल्म इंडस्ट्री में जो समानता की, स्त्री पुरुष समानता का जो वो है, वो विषय बहुत गंभीर है। आप इस विषय पे
क्या सोचती हैं? इंडस्ट्री में, ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री बोलूंगी तो मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। हमारी इंडस्ट्री में, ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में बल्कि कॉर्पोरेट में आप कहीं भी चले जाइए, एक मेल डोमिनेंस तो अनफॉर्चुनेटली है। बट पर्सनली मेरा ये मानना है कि मैंने अपने घर में भी अपने बेटे को ये शिक्षा दी और मैं खुद भी इस चीज को बहुत ज्यादा एंडोर्स करती हूँ। मैं ब्रा बर्नर फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि विमेन आर मोर सुपीरियर और औरतों को ये नहीं। क्यों? मुझे क्यों बोलने की जरूरत पड़ी? हम इक्वल क्यों नहीं हैं? मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि मैं एक महिला हूँ मुझे सपोर्ट की जरूरत है। मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ और मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया है। आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ सालों में एक जमीन लेकर के एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ अगर इस सोच से पीड़ित कुछ महिलाएं हैं, जहाँ पे उन्हें बाहर निकलने का या अपनी बंदिशों से बाहर निकलने का की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है, इस सोच के वो बेचारी पीड़ित हैं, तो उनको बाहर निकलने के बाद एक जगह हो जहाँ पे वो इज्जत से रहकर, ट्रेन होकर अपने आप को अपने पैरों पे खड़ी कर सके। और उसके साथ साथ मैं शिक्षा देना चाहूंगी उन यूथ को, उन युवाओं को जो ये सोचते हैं कि कहीं एक उनकी दादी या कोई पुराने लोगों ने ये शिक्षा दी हो कि हाँ नहीं, क्योंकि तुम मेल हो तो तुम बहुत योर गॉड्स गिवन गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं है। मैं उनको बताना चाहूंगी कि बेटा, अगर लड़की या महिला पढ़ रही है और वो आगे बढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो रही है तो तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट हो सोसाइटी के लिए जितने की महिला है। अगर वो खड़ी हो रही है, तुम्हारी इक्वल आ रही है, तो वो इक्वल है। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म नहीं कहूंगी, सनातन धर्म शुरू से इस चीज को मानता आया है कि चाहे सीता हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे विष्णु जी हो, हम इक्वल हैं। पहले लक्ष्मी जी की पूजा होती है, बाद में रामचंद्र जी की पूजा होती है। इस समय जरूरत है आपकी एक एकदम गर्मा गर्म पोट्री की। तो अगर आप 4 लाइनें यहाँ पे सुनाएं तो थोड़ा सा माहौल भी बदल जाएगा। उसके बाद हम वार्ता आगे जाएंगे। मैंने एक बहुत पहले, मैं मकर संक्रांति के लिए मुझे इनवाइट किया गया था अहमदाबाद और मैं जा रही थी। कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था और मुझे बुलाया गया था उसके लिए। जाते जाते मैंने देखा कि पतंग बन रही है और उसकी जो डोर है उसको बनाया जा रहा है वो कांच के साथ। और वो तो मेरे जहन में एक 2 लाइनें आई और उसके बाद मैंने उसको पूरा कविता में बनाया, बुना उन शब्दों को और मैंने लाइफ के साथ उसको एक सिमिली की तरह जोड़ा है। काट कर हाथों को रंग दिया है डोर को, उड़ान भले ही भरूं मैं जितनी, राह दिखलाने थामा है बाह को। थामे रखना बांधे रखना, थमकर ही तो बंधकर ही तो, उड़ पाऊंगी छू पाऊंगी दूर गगन को नील गगन। सुंदर। छूटा गर ये हाथ कभी तो, टूटा गर ये बांध कभी तो, खुद ना जानू किसकी छत पर जान गिरूंगी धूल बनूंगी। रंगा है तूने इस डोर को जिससे, उसी लहू से रंग दे मुझको, ढक दे मुझको। बहुत सुंदर। तमाम कवि और लेखकों को यामिनी जी के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि लिखने के पहले पढ़ना सीखो और पढ़ने के साथ साथ जो किताबों में पढ़ा है वो तो ठीक है, जीवन की जो कहानियां हैं, जीवन के जो रंग हैं, जीवन के जो शब्द हैं, उनको पढ़ना सीखो। और जब जीवन की पढ़ाई करना सीख जाओगे, उसके बिना जो कविता का जो आर्टिकुलेशन है वो आपका होना संभव नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आप एक अच्छे और योग्य कवि या लेखक बनो, पहले जीवन को पढ़ो, जीवन को समझो, उसके बाद भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपने भाव को लोगों के सामने रखो। तो नॉवेल्स ट्रांसलेट की हैं। एक कंजर कम्युनिटी है थी साउथ राजस्थान, ईस्ट मध्य प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट गुजरात का जो एरिया जहाँ जंगल है, वहाँ के कंजर कम्युनिटी थी जो कि अपने आप को राजपूत बैकग्राउंड कहा करती थी। एंड दे वर वेरी गुड इन गुरिल्ला वॉरफेयर।
तो रियल स्टोरी है ये, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले की। वो एक बहुत अच्छी रियल स्टोरी है जिसको हिंदी में लिखा गया था और मैंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो पढ़ें, बहुत अच्छी नॉवेल है। और एक हैरी पॉटर टाइप एक फिल्म बन रही है बच्चों पे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, उसके ऊपर एक नॉवल बन रहा है। और जो उनके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हिंदी अनफॉर्चुनेटली, यही देखिए हमारे देश का विडंबना है, अंग्रेजी की किताबों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे हिंदी रीडर्स कम है, आप उसे जरा अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। तो फिल्म भी आ रही है और उसके साथ साथ उसकी पूरक ही है, वो नॉवेल भी आ रही है। तो वो भी जैसे आएगी तो वो भी आप पढ़ें और बताएं कैसा लगा। तो वो एक प्ले मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था, वो भी बहुत काफी पॉपुलर हुआ सिलसिला नाम। ये जो लड़की है वो स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में कुछ 16-18 साल की है और उसका ग्रोथ उस पूरे प्ले के बाद, एक नाम अगर लेना चाहूँ तो परमेश्वर गोदरेज टाइप, मतलब एकदम स्टाइलिश और हाई एंड टाइप लेडी एक बन जाती है। और जो आदमी है वो एक बहुत फ्लैम्बॉयंट, हाई फ्लाइंग आदमी है और बाय द एंड ऑफ द प्ले वो एक बहुत, उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, उनके बेटे का देहांत हो जाता है, बड़ी हम्बल से बनकर वो रह गए हैं। तो वो पूरी जर्नी है और वो विदाउट ब्रेक मैंने उस प्ले को किया है, जिसमें कि आपका फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, आपका मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाता है। जब भी हमने छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, उसकी ऊर्जा न सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जब ये हम रिलीज करेंगे, जब इसको हम नेट पे जब हम डालेंगे, आप यकीन जानिए आपके जो एक व्यक्तित्व की जो ऊर्जा है वो तमाम देखने वाले और सुनने वाले महसूस करेंगे। यामिनी जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात का पक्का पता है कि जब जब मेरी ऊर्जा क्षीण होती मुझे महसूस होगी, मैं आपको अवश्य फोन करके उस ऊर्जा को अपने हथेली में वापस लाने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैंने बिल्कुल सच्चाई से आपके सामने रखी। अनफॉर्चुनेटली मैं हूँ इस तरीके की, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली मैं हूँ। और ये सफर जिंदगी का भी कट जाएगा रफ्ता रफ्ता, बेशुमार बातें हैं करने को और आप हम हैं ना सुनने को। ये था आज का ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।